Hello everyone, welcome to Insight into Economics. Today we will continue with the first unit of microeconomics, that is the introduction to the microeconomics. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then do subscribe. So in the previous video we talked about the central problem of an economy which occur due to the scarcity. I have mentioned the link of my previous video in the description below. You can go and watch it. Now, due to the scarcity, the economy has to face the problem of choice. That is, सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट की, एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो किसी दूसरे प्रोडक्ट या फिर किसी दूसरे गुड की प्रोडक्शन को कितना कम करे. फॉर सिंप्लिसिटी हम सिर्फ दो ही गुड्स लेते हैं. वैसे तो इकॉनमी में बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, बट सिंपल बनाने के लिए हम लेते हैं कि सिर्फ दो ही गुड्स हमारी सोसाइटी या इकॉनमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं विद द गिवन रिसोर्सेज. सो टू प्रोड्यूस टू गुड्स, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि अगर वो एक गुड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रही है तो कितना जो है वो दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करे. इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिव फोरगॉन. मतलब कि उस चीज़ की वैल्यू, जो चीज़ हमने सेक्रीफाइस की है एक दूसरी चीज़ को पाने के लिए, उसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. फॉर सिंप्लीफाइंग, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Suppose you have two options. First is to study and second is to watch the TV. So if you take the step to study, means अगर आप सोचते हो कि या तो मुझे पढ़ाई करनी है या फिर आपको टीवी देखना है, और आप क्या ऑप्शन चूज़ करते हो? आप चूज़ करते हो कि आप पढ़ोगे. तो जो आपका वो टाइम था टीवी देखने का, वो जो आपकी कॉस्ट है कि आपने उस टाइम पे एंटरटेनमेंट टीवी नहीं देखा, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी पढ़ाई करने की. बट अगर आप इसी में दूसरी चीज़ लेते हो और आप टीवी को चूज़ करते हो और पढ़ाई को छोड़ देते हो, तो टीवी चूज़ करने की मीन्स एंटरटेनमेंट चूज़ करने की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी वो पढ़ाई को छोड़ना. अगर इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर आप किसी को ट्यूशन दे रहे हो या फिर आप किसी जॉब में लगे हुए हो, जॉब कर रहे हो, और आपको वहाँ से 500 रुपीज़ मिल रहे हैं पर आवर के, और आप सोचते हो कि आज मैं जॉब पे नहीं जाता या आज मैं ट्यूशन नहीं देता, और उस एक घंटे में आप सोचते हो कि मैं घर पे बैठता हूँ. तो जब आप घर पे बैठ रहे हो, घर पे बैठने की आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी वो होगी 500 रुपीज़, क्योंकि आपने उन 500 रुपीज़ को क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है टू गेट दी रेस्ट और टू गेट दी लेजर एट दी होम. सो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन नॉर्मल सेंस. इन इकोनॉमिक सेंस, जब सोसाइटी डिसाइड करती है कि किसी एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरी गुड की प्रोडक्शन को वो सेक्रीफाइस करती है, तो उस जो दूसरी गुड की प्रोडक्शन को उसने सेक्रीफाइस किया है उसे ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. Now, after the opportunity cost, we will learn about the production possibility frontier. Production possibility frontier के लिए हमें दो चीज़ें देखनी है. पहली है production possibility schedule और दूसरा है production possibility frontier, जिसे हम production possibility curve भी कहते हैं. सबसे पहले तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमारी सोसाइटी को दो गुड्स, दो ऑल्टरनेटिव में से डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन से गुड को ज़्यादा बनाए और कौन से गुड को कम बनाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी सोसाइटी के पास दो गुड्स हैं, वीट और टैंक, तो दोनों को बनाने के लिए मशीन्स की नीड है. रिसोर्सेज हम मान लेते हैं कि मशीन्स हैं. वैसे तो बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बट फॉर सिंप्लीफाइंग अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास मशीन्स हैं एंड द नंबर ऑफ मशीन्स वी हैव आर 5 मशीन्स हैं हमारे पास, जो कि टैंक्स और वीट की प्रोडक्शन में यूज़ हो रही हैं. नाउ सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर वो सिर्फ टैंक बनाएगी तो 5 की 5 जो मशीन्स है वो टैंक की प्रोडक्शन में लगा सकती है.
और अगर उसे सिर्फ और सिर्फ वीट बनाने हैं तो वो सारी की सारी जो 5 की 5 मशीन्स हैं वो वीट की प्रोडक्शन में लगा सकती है। बट क्योंकि हमारी इकोनॉमी में हमें वीट की भी नीड होती है और हमें टैंक्स की भी नीड होती है, सो टू प्रोड्यूस टैंक्स एंड वीट्स इन अ कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है सोसाइटी को कि हम कितने टैंक्स बनाएं और कितने वीट्स बनाएं ताकि हम दोनों को प्रोड्यूस कर सकें और रिसोर्सेज भी यूज़ अच्छे से हो सके। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टैंक में से 4 मशीन से हम बना लेते हैं 92 या फिर 90 टैंक्स बना लेते हैं और एक मशीन जो है हमें 10 ग्राम्स 10 यूनिट्स ऑफ वीट्स प्रोड्यूस करके देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 मशीन्स तो लगा देंगे टैंक की प्रोडक्शन में और 1 मशीन हम ले जाएंगे वीट प्रोडक्शन के लिए। बट अगर इकोनॉमी को और ज़्यादा वीट बनाना है तो उसे टैंक की प्रोडक्शन से एक मशीन और निकालनी होगी, तो हमारी जो 3 मशीन्स हैं वो टैंक बनाएंगी और 2 मशीन्स वीट बनाएगी। क्योंकि हमने टैंक की प्रोडक्शन में से एक मशीन ले ली तो टैंक की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी और वीट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल वो होता है जो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है कि हमारे जो गिवन रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के पास, उन गिवन रिसोर्सेज से वो दोनों गुड्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकती है। दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। इट इज लाइक अ टेबल। Now, in the given schedule, I have taken the production of tanks and the wheats in a society and we have shown the possibility जो कि हमारे combinations बन सकते हैं हमारे wheats और tanks के। तो पॉसिबिलिटी ए क्या कहती है कि अगर हम वीट्स में 0 प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम 100 टैंक्स बना सकते हैं। और अगर हम पॉसिबिलिटी एफ को देखें तो हम देखते हैं कि अगर हम टैंक्स की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं करते हैं, मतलब कि अगर हमारे 0 टैंक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम 50 यूनिट्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हमारे बाकी कॉम्बिनेशंस हमें बताते हैं, लाइक पॉसिबिलिटी बी क्या कहती है कि अगर हम टैंक्स की प्रोडक्शन को कम करते हैं 92 करते हैं तो हम 10 यूनिट्स ऑफ वीट्स बना सकते हैं। ऐसे ही सी कहती है कि अगर हम टैंक्स की प्रोडक्शन को और कम करते हैं 82 करते हैं तो हम वीट्स की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और 20 कर सकते हैं। सिमिलरली हमारी सी डी ई एफ सारी कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं और जब इन कॉम्बिनेशंस को हम एक टेबल की फॉर्म में शो करते हैं जैसे कि इसमें किया हुआ है तो ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल बन जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल में जो हमारे कॉम्बिनेशंस बने हैं, जैसे कि इसमें था ए बी सी डी ई एफ, उन कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफिकल फॉर्म में एक ग्राफ पे शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की कुछ अजम्पशंस होती हैं जो कि होती हैं, फर्स्ट इज दैट दी रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, मतलब कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो गिवन हैं, ना ही वो बढ़ रहे हैं और ना ही वो कम हो रहे हैं। दूसरी होती है कि सिर्फ हम 2 ही गुड्स को लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, और हमारी क्योंकि 2 ही एक्सेस होती हैं तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ 2 ही गुड्स लेते हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं वीट्स एंड टैंक्स। थर्ड होती है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं हो रही है, मींस अगर हमारी कोई टेक्नोलॉजी है तो वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है जिसकी वजह से हम किसी एक गुड की ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले, हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानते। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनेगा कैसे। पहले हम एक्स एक्सिस लेंगे जिस पे हम वीट की प्रोडक्शन शो करेंगे और फिर हम वाई एक्सिस लेंगे जिस पे हम टैंक्स की प्रोडक्शन शो करेंगे, और उसके बाद हम एक्स एक्सिस को 5 से 50 के बीच में लेबल कर देंगे और ऐसे ही वाई एक्सिस पे हम 10 to 100 के बीच में लेबलिंग कर देंगे यूनिट्स की। उसके बाद हम कॉम्बिनेशंस जो हमारे स्केड्यूल में थे वो हम शो करेंगे, लाइक एट पॉसिबिलिटी ए एट द कॉम्बिनेशन ए 100 टैंक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और वीट की प्रोडक्शन है 0, तो हमारा ए पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे टैंक्स जो है वो 100 हैं और जो हमारी वीट है वो 0 है।
उसके बाद हम F कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो उसमें आ रहा है कि हमारी जो वीट की प्रोडक्शन है वो 50 हो रही है और जो टैंक्स की प्रोडक्शन है वो 0 हो रही है। तो F पॉइंट हो जाएगा x एक्सिस पे 50 और y एक्सिस का 0, दैट इज़ दी F पॉइंट। उसके बाद हम B, C, D और E पॉइंट्स भी शो करेंगे। B पे टैंक्स 92 होगा, वीट्स 10 होंगे। सिमिलरली जब हम सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे और उसके बाद उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक हमारा कर्व आएगा जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नाउ द नेक्स्ट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने देखा कि वो कॉस्ट होती है जो कि हमारी दूसरी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए हमने जो एक गुड की प्रोडक्शन को कम किया उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है कि एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, एक एक्स्ट्रा गुड को प्रोड्यूस करने के लिए हमने दूसरे गुड को कितना कम किया है। मतलब मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन। सो एक यूनिट की एडिशन करने के लिए हमने दूसरे गुड को कितना कम किया है वो होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अगर हम इस शेड्यूल में देखें तो जब हम ए कॉम्बिनेशन से बी पे आए तो हमने टैंक्स को 8 यूनिट से कम किया और हमारी वीट्स कितनी हो गई, 10 यूनिट से बढ़ गई। तो जो हमने 8 यूनिट से कम किया वो तो हमने किया 10 यूनिट्स ऑफ वीट के लिए। तो सिमिलरली अगर हमें 1 यूनिट ऑफ वीट की वैल्यू निकालनी हो कि 1 यूनिट ऑफ वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए हम कितने टैंक्स को कम करेंगे तो वो आएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज़ दी 0.8। That will be the marginal opportunity cost of producing one more unit of wheat by sacrificing the production of टैंक्स। सिमिलरली हम बाकी सारे कॉम्बिनेशंस के लिए भी निकाल लेंगे। लाइक अगर हम B से C पे जाते हैं, C से D पे, D to E एंड E to F, तो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट विल बी 1, 1.2, 2.1 एंड 4.9। Now, next comes the marginal rate of transformation. Marginal rate of transformation is similar to the marginal opportunity cost. Only the difference is marginal rate of transformation एक यूनिट के लिए नहीं होता, उसको हम सारी यूनिट्स के लिए भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 8 यूनिट ऑफ टैंक्स सेक्रीफाइस किया है टू गेन 10 यूनिट्स ऑफ वीट, तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 8T ratio 10W. Actually, the marginal rate of transformation is the ratio of the units sacrificed and the units gained. That is, it will be the division of the number of units sacrificed to the number of units gained. अगर हम न्यूमेरिकल टर्म्स में निकालें तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विल बी इक्वल टू द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट इफ़ वी शो इन दी स्केड्यूल, अगर हम स्केड्यूल में अलग से मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन शो करेंगे तो वो हो जाएगा 8T ratio 10W for the combination B, and similarly for all the other combinations it will be shown as the ratio values and not in the numerical value. रिमेंबर दैट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीज होगी, वो कभी भी डिक्लाइन नहीं होगी। और इसका रीज़न ये है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, वेदर द कैपिटल और द लेबर, उन दोनों की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाएगी जब हम टैंक से उन्हें हटा के वीट की प्रोडक्शन में या फिर एक किसी भी गुड से निकाल के दूसरे गुड की प्रोडक्शन में उसे शिफ्ट करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेबर टैंक प्रोड्यूस कर रही है, अगर 5 लेबर्स टैंक प्रोड्यूस कर रही है और अगर हम 5 में से 1 लेबर निकालें वीट की प्रोडक्शन के लिए, तो वो 1 लेबर इतनी प्रोडक्शन वीट की नहीं कर पाएगी जितनी सोसाइटी को नीड है। तो इसीलिए हमें टैंक में से 2 या फिर उससे ज़्यादा लेबर निकालनी पड़ेगी ताकि जितनी सोसाइटी चाहती है वीट की प्रोडक्शन उतनी हो सके। दैट इज़ वाई जो टैंक की प्रोडक्शन होगी वो ज़्यादा कम हो जाएगी और वीट की प्रोडक्शन उतनी हो पाएगी। फॉर एग्जांपल सपोज 100 से हम जब 92 आए, 8 हमने यूनिट्स कम की, तो हमने सिर्फ एक लेबर को वीट की प्रोडक्शन के लिए भेजा जिसने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। अब हमें
नेक्स्ट टाइम पे जब हमें और वीट की प्रोडक्शन करनी है तो हम 2 लेबर को भेजेंगे, क्योंकि एक लेबर इतनी प्रोडक्टिव नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी एफिशिएंट नहीं है वीट की प्रोडक्शन में। उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो टैंक्स की प्रोडक्शन में है। तो हम 2 लेबर्स को जब भेज रहे हैं तो हमारी टैंक्स की प्रोडक्शन और ज़्यादा कम हो जाएगी। लाइक इन दिस इट विल रिड्यूस बाय 12 यूनिट्स, और जो हमारी वीट की प्रोडक्शन है वो 10 यूनिट से बढ़ जाएगी, क्योंकि लेबर इतनी एफिशिएंट नहीं है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो प्रोडक्टिविटी उनकी डिक्लाइन होती है, इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग होती है। So in today's video we learnt about the production possibility schedule, production possibility frontier, marginal opportunity cost, marginal rate of transformation, and in my next video I will continue with the production possibility frontier, the characteristics of production possibility frontier, and the shift and the movement of production possibility frontier. That's all for today's video. If you like my video then do like, share and subscribe. Thank you.